दोस्तों, आज के दौर में कब, कहाँ और कैसे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लगाई है, इस तस्वीर को देखने के बाद में अमूमन हर शख्स यही समझेगा कि ये माँ और बेटे की तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर शायद आप गलत हो सकते हैं। ये किसी माँ और बेटे की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी और प्रेमिका हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब आप तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो महिला है इसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है और ये जो लड़का है इसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। ये महिला और ये लड़का दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, दोनों एक दूसरे से मिला जुला करते थे, घंटों एक दूसरे के साथ में समय भी बिताया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ये जो महिला है अपने प्रेमी यानी 21 साल के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और वहीं पर कुछ ऐसा होता है कि जो महिला होती है इसकी मौत हो जाती है। और जब इस महिला की मौत होती है तो इसका जो प्रेमी होता है, जिसकी उम्र बमुश्किल 21 से 22 साल के आसपास होगी, वो घबरा जाता है। और जब वो घबरा जाता है तो हड़बड़ाहट में वो इस वृद्ध महिला की जो डेड बॉडी होती है उसको ठिकाने लगा देता है। अब इस बात की किसी को जानकारी ही नहीं थी कि आखिरकार ये महिला कहाँ गई है और कहाँ नहीं गई है। लेकिन बाद में जब पुलिस तफ्तीश करती है तो इस पूरे कांड का खुलासा हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस दौर में आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं इस पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। और तमिलनाडु के अंदर एक इलाका लगता है कुड्डू कोविल इलाका, और इसी इलाके के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक महिला है जिसका नाम सरस्वती है। उम्र इसकी लगभग 52 साल के आसपास है। इसके 3 से 4 बच्चे हैं। इसके पति की काफ़ी ज़्यादा पहले डेथ हो चुकी है, यानी सरस्वती विधवा महिला है और एक ईंट के भट्टे पर मेहनत मजदूरी किया करती है। सरस्वती के 3 से 4 बच्चे हैं और उसने एक बेटे की शादी भी कर दी है। पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, सारी चीज़ें ठीक है। सरस्वती सुबह को भट्टे पर काम करने के लिए जाती है और शाम को लौट आती है, और इसी तरीके से ज़िंदगी का जो सिलसिला था ये लगातार ऐसे ही चल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 11 फरवरी साल 2026, और इसी 11 फरवरी साल 2026 को जो सरस्वती होती है वो अपने घर से भट्टे पर काम करने के लिए निकलती है। अब पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। परिवार के लोग सोचते हैं कि माँ काम करने के लिए गई है, जल्द लौट आएगी। लेकिन ऐसा करते करते रात के लगभग 6 से 7 बज चुके थे। अमूमन इस समय तक सरस्वती जो थी वो घर लौट आती थी, लेकिन आज सरस्वती लौट कर नहीं आई थी। इसलिए बच्चों को अब चिंता होती है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं। लेकिन जब मोबाइल नंबर लगाया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सरस्वती ऐसे भट्टे पर कभी गई हो और लौट कर ना आई हो। लिहाजा इस घर के जो बच्चे होते हैं वो तुरंत अपने चाचा के पास पहुंचते हैं। चाचा के पास पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, माँ भट्टे पर काम करने के लिए गई थी लेकिन अभी तक लौट कर भी नहीं आई है। हम लोग फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब चाचा जब ये बात सुनते हैं तो उसके बाद में ये अपनी बाइक उठाते हैं और उसके बाद में उसी भट्टे पर पहुंच जाते हैं जहां पर सरस्वती काम करने के लिए जाती थी। भट्टे पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में जो वहां पर ठेकेदार था, जो अपने अंडर में लेबर वगैरह चलाया करता था, उसी ठेकेदार से पूछा जाता है कि सरस्वती कहाँ है, क्या वो यहाँ से काम कर निकल गई है, और निकल गई है तो फिर कितने टाइम निकली है। लेकिन ठेकेदार जब सरस्वती के बारे में सुनता है तो कहता है कि साहब, आज तो सरस्वती काम करने के लिए नहीं आई है। मैंने सोचा उसे घर पे कोई काम होगा, इसलिए मैंने उसको फ़ोन भी नहीं किया। अब जैसे ही ये बात बताई जाती है कि सरस्वती घर पर काम करने के लिए, भट्टे पर काम करने के लिए नहीं आई है, तो परिवार वालों को थोड़ी सी चिंता होती है। लिहाजा उसके बाद में तमाम परिवार वाले जो होते हैं वो सीधा सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये जो सरस्वती थी इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस परिवार को ये आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि एक 52 साल की महिला है, ना तो वो कहीं जा सकती है और ना कहीं घूम सकती है। हो सकता है कि वो काम के सिलसिले में कहीं गई हो और लौट आएगी। आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सरस्वती का वेट कीजिए। अगर वो आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। लिहाजा परिवार वाले आ जाते हैं। आने के बाद में फिर से मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर इस बार फिर से स्विच ऑफ बताता है।
अब मोबाइल नंबर जब बार बार लगाने के बाद भी स्विच ऑफ बताता है तो परिवार वालों की जो चिंता थी ये लगातार बढ़ती चली जाती है। इसलिए अगले दिन जो परिवार वाले होते हैं यानी 12 फरवरी साल 2026 को ये फिर से पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये पुलिस से कहते हैं कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी हो गई हो, कोई हादसा हो गया हो, आप इस मामले में ध्यान दे नहीं रहे। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और उसके बाद में सबसे पहले जो सरस्वती का मोबाइल होता है उस मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और जैसे ही कॉल डिटेल्स, लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगालते हैं तो पुलिस को लास्ट लोकेशन मिलती है। इनकी एक जगह है उनकोनी इलाका, इसी उनकोनी इलाके में लास्ट लोकेशन मिलती है जो कि यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे थी। पुलिस वाले उसके बाद में कॉल डिटेल्स भी निकालते हैं तो इसमें एक व्यक्ति का नंबर मिलता है जिसका नाम था सरवन, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी, जो कि C2 तठी गांव का रहने वाला था। लेकिन पुलिस वाले जब बाकी की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक 21 साल का सरवन इस 52 साल की सरस्वती के साथ में घंटों घंटों बातचीत कर रहा है। फ़ोन पे लगातार दिन में कई बार 25 मिनट, 20 मिनट, एक घंटा तक बातचीत हुई है। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी नहीं थी कि जिसको देखकर पुलिस अनदेखा कर सके, यानी मामला साफ था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी खिचड़ी पक रही थी जो शायद नहीं पकना चाह रही थी। लिहाजा सरस्वती के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरवन ही बता सकता था। इसलिए पुलिस वाले अब सरवन की तलाश पर उसके गांव और उसके घर के लिए निकलते हैं। लिहाजा पुलिस जो थी अब सरवन कुमार के घर पर पहुंचती है। सरवन के जब घर पर पहुंचती है तो पुलिस की किस्मत कहें या फिर सरवन की बदकिस्मती, आखिरकार सरवन जो था वो अपने घर पर ही पुलिस को वहीं मिल जाता है। लिहाजा पुलिस तुरंत सरवन को उठाती है। उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में सरवन से पूछताछ करती है। सरवन से पूछा जाता है क्या तुम सरस्वती को जानते थे और लास्ट टाइम तुम सरस्वती से मिले थे तो बताओ कि सरस्वती कहाँ है, क्योंकि वो अपने घर नहीं पहुंची है। अब सरवन जब ये बात सुनता है तो सरवन को भी लगता है कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा सरवन कहता है कि हाँ, मैं सरस्वती और आंटी को जानता ज़रूर था क्योंकि वो मेरे भट्टे पर काम किया करती थी। जिस भट्टे पे मैं काम करता था उसी भट्टे पर सरस्वती आंटी भी काम किया करती थी। तो काम के सिलसिले में मैंने उस दिन उन्हें फ़ोन किया था, बाकी मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानता। अब पुलिस यहाँ पर जो पुलिस का शक था वो शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि ये सरवन बता रहा है कि वो उस महिला सरस्वती को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता था। महज उस दिन ही उसने कॉल किया था, उससे आगे पीछे उस महिला से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कॉल डिटेल्स हैं वो साफ साफ बता रही थी कि सरवन और सरस्वती इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। शायद वो प्रेम प्रसंग जैसा कुछ था, क्योंकि जिसमें बातचीत इतनी ज़्यादा हो रही थी, दूसरी तरफ सरवन पुलिस से झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि सरवन अब ऐसे नहीं बताएगा, इसलिए सरवन की अब कुटाई की जाती है और जब इसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है तो सरवन पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में जब ये पूरी कहानी सुनाता है तो उसे सुनने के बाद में पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। सरवन बताता है कि हाँ, सरस्वती से मेरे प्रेम संबंध थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ में पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में हैं और मैंने ही सरस्वती का कत्ल किया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस के सामने आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारा प्रेम प्रसंग था तो फिर कत्ल क्यों किया गया, आखिर कत्ल करने के पीछे क्या वजह रही। तो उसके बाद में सरवन बताता है कि मैं और सरस्वती जब एक ही भट्टे पे काम किया करते थे तो हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए। अब चूंकि जिस समय हम दोनों मिले थे तो उस समय सरस्वती की उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सरवन ने कुछ ऐसी बाहियात वीडियोस देखी थी जिसमें आंटियों के साथ में लड़के फिजिकल हो रहे थे। तो ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, उसको लगता है कि क्यों ना, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो आंटी के साथ में ही सब कुछ कर लिया जाए। इसलिए ये उस सरस्वती के नज़दीक आता है। नज़दीक आने के बाद में ये अपने एक दोस्त से एक झोपड़ी ले लेता है और जब भी ये भट्टे पे से काम करके निकलते हैं तो पहले उस झोपड़ी में पहुंचते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। लेकिन वक्त इसी तरीके से चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के और सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही हैं। लेकिन एक 21 साल का लड़का और एक 52 साल की महिला, कहीं ना कहीं ये जो 52 साल की महिला थी इसको उस 21 साल के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और ये मन ही मन में सोचने लगती है कि इसका साथ उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इधर सरवन की जो फैमिली वाले थे ये सरवन के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब सरवन के लिए जब लड़की देखना शुरू की जाती है तो सरवन इस बारे में सरस्वती को बता देता है। वो कहता है कि बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन ये बात जब सरस्वती सुनती है तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सरस्वती को लगता है कि अगर सरवन की शादी हो गई और उसको कोई जवान लड़की मिल गई तो फिर वो मुझे भूल जाएगा। इसलिए सरस्वती सरवन से कहती है कि देखो, तुम शादी नहीं कर सकते
और अगर तुम शादी करोगे तो फिर तुम सोच लेना कि तुम्हारे साथ कितना गलत होगा। मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप केस करूंगी, तरह तरीके की बातें सरस्वती सरवन से कहती है। अब सरवन जब ये बातें सुनता है तो डर जाता है। अब सरवन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। इसी कश्मकश में वो रहता है और इसी कश्मकश में वो एक प्लान बनाता है। प्लान ये होता है कि क्यों ना वो सरस्वती को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे, क्योंकि आगे चलकर सरस्वती उसकी ज़िंदगी में कठिनाई के सिवा और कुछ भरने वाली नहीं है। इसलिए जो तारीख थी मैंने आप लोगों को बताई थी 11 फरवरी साल 2026। इसी 11 फरवरी साल 2026 को सरवन सरस्वती को मिलने के लिए उसी झोपड़ी में बुलाता है और उसके बाद में एक बार फिर से सरस्वती को समझाने की कोशिश करता है। सरस्वती समझती नहीं है। इसी वजह से जो सरवन था सरस्वती की हत्या करता है, उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में भरता है और पीछे बाइक पर बांधता है और निकल जाता है पहाड़ों की साइड। पहाड़ों की साइड जाने के बाद में उस बोरी में एक पत्थर रखता है और एक नदी में उस डेड बॉडी को फेंक देता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी कहानी ये पुलिस को बताता है तो पुलिस सोचने पे मजबूर थी कि आखिरकार कैसे एक 52 साल की महिला और 21 साल के लड़के के बीच में प्रेम संबंध हो सकते हैं। हालांकि पुलिस वहां पर गई, डेड बॉडी को बरामद किया और डेड बॉडी जब गांव के अंदर पहुंची तो लोग बड़ा हैरान थे कि किस तरीके से महज जिस्मानी भूख के अंदर एक कत्ल हो गया। दोस्तों, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रेम संबंधों में और अवैध संबंधों में फ़र्क होता है। अगर तुम किसी ऐसी लड़की से रिलेशनशिप में हो जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो तो ये तो प्रेम संबंध है, लेकिन किसी ऐसी लड़की से तुम संबंध में हो जिससे महज तुम टाइम पास कर रहे हो, बस जिस्मानी भूख मिटा रहे हो, तो ये बस सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध है। बहरहाल आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। पिछली वीडियो में आप लोग के जो कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें जस्ट क्राइम केस से लिखते हैं शाविज भाई आपका इंस्टा वाली आईडी नहीं चल रही है शायद, तो जस्ट क्राइम केस मैं देखूंगा, आज चेक करूंगा कि मेरी इंस्टा वाली आईडी कौन सी वाली पड़ी हुई है और वो चल रही है नहीं चल रही है। और अगर नहीं चल रही होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, फिर आप कल उस आईडी पर जाकर डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खान अकील है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं भाई जी आप अपना QR कोड सामने स्क्रीन पर लगा कर रखिए क्योंकि हो सकता है हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो धीरज सिंह जी, अगर आप वाकई में मेरी हेल्प करना चाहते हैं या फिर कोई भी मेरी हेल्प करना चाहता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन पर QR कोड नहीं लगाऊंगा। बहुत सारे लोग कुछ अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं कि जो लोग डेफिनेटली मुझे अगर मदद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए और वहाँ से आप मेरी मदद कर सकते हैं। बाकी मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा लिखते हैं नाइस वॉइस सर जी, प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। उसके बाद में सुल्त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अशबा जी हैं लिखते हैं मैं तो पहले आपके वीडियोस को लाइक कर देती हूँ फिर काम करते हुए आराम से आपकी कहानी सुनती हूँ, तो अशबा जी शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। इरशाद मंसूरी लिखते हैं ज़्यादा लंबा कमेंट्स नहीं होता है सर, तो कोई बात नहीं इरशाद जी, बस आप कमेंट्स किया करें। नसीर अहमद है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, हम आपको उस दौर में नहीं है जो इसके खातिर ये सब कुछ हो जाए। बहरहाल नसीर अहमद जी शुक्रिया। और माजिद अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, कटवा प्रदीप जी, राधेश्याम शर्मा जी, मंसूरी भाईजान जी और इरशाद मंसूरी जी लिखते हैं ठीक है मालिक भाई, आज से बस हार्ड बनाना कर चालू कर दूंगा और आपकी पूरी कहानी सुनूंगा, कमेंट्स ज़्यादा नहीं करता, मैं कुबे से आपकी कहानी को सुनता हूँ, शुक्रिया। उसके बाद धीरज सिंह जी का कमेंट्स है, इरशाद जी का कमेंट्स है और फरजाना सिद्दीक जी का और धीरज सिंह जी का। तो आप लोगों के कमेंट्स मैं यहाँ पर स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अजान हो रही है। बाकी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं एक बार अबाउट सेक्शन में जाकर अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं और डेफिनेटली आप कमेंट्स करिएगा। हो सकता है कि कल के दिन मैं आप लोगों के कमेंट्स पूरे पढूं। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।